जय हिंद मित्रों। 2 दिन का अंतराल हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग आज लाइव होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। क्लास बेटा हम सीक्वेंस से ही देंगे, जहां हम आपको छोड़े हैं हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बीच बीच में कुछ व्यवधान आ जा रहे हैं व्यक्तिगत कारणों से, तो घबराइएगा नहीं बेटा, हम निरंतर आपके साथ बने रहेंगे और जहां हम लोग रुके थे बेटा हम वहीं से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बेटा जो मित्र हैं जुड़िए, और जो जुड़े हैं वो बाकी लोगों को शेयर करें ताकि मित्र आ जाएं तो हम शुरुआत की करें। और फिर से आपको मैं बेटा बताऊं कि ये सारी जो क्लासेस हैं वो 2 प्लेटफॉर्म पे एक साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो जरा सा उसको फिर से समझ लें। कई मित्र हैं अभी भी परेशान हैं। एक तो फेसबुक पे आप जाके लाइव को देख सकते हैं, क्योंकि लाइव हम फेसबुक पर ही होते हैं बेटा, तो उसको आप देख सकते हैं। और वो आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से एक फेसबुक पेज है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्लास आपको लाइव मिलेगी, जो हमारी कक्षाएं हैं, सामने हमारे मित्र बैठे हैं, उन्हीं के साथ हम बात करेंगे। क्लियर है? और दूसरा कि अगर लाइव क्लास आप मिस कर देते हैं बाय द वे, या आपकी व्यस्तता हो, आप ना जुड़ पा रहे हो लाइव क्लास में, तो इस पेज पर भी उपलब्ध रहेगा। और दूसरा ये कि एक यूट्यूब चैनल है बेटा, इंस्टीट्यूट का है, आर्या कैरियर पॉइंट के नाम से। इस चैनल पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वहां पे बड़े सीक्वेंस में वीडियो है, क्रम में है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सूचना मैंने कल दिया था लाइव होने के लिए, तो कुछ हमारे मित्र जरूर होंगे। तो सामने भी हमारे मित्र बैठे हैं बेटा ऑफलाइन क्लास में, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग जहां हम लोग रुके थे बेटा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपसे बातचीत किया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो इनर स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। तो ढेर सारी उसमें असंबद्धताएं थी जो आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। स्पेशली मोहर डिस्कंटिन्यूटी है, गुंटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, ये तमाम आजकल जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं पे नजर बना के रखे हैं बेटा, देख रहे हैं स्पेशली जो उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, तो उसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि एरिया तो नहीं बदल रहा है, एरिया तो वही बने हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ रही है, उसकी गहराई बढ़ रही है, यानी विजन थोड़ा सा और माइक्रो होता जा रहा है बेटा। तो हमेशा पढ़ते समय आप इस चीज पे ध्यान केंद्रित करिए कि जो चीजें आपने पढ़ा है उसमें क्वालिटेटिव ग्रोथ कैसे की जा सकती है, उसकी नॉलेज को कैसे और इनहेंस किया जा सकता है, इस पे आपको विचार करना होगा। करिए बेटा। और कंपटीशन मुश्किल है, डेफिनेटली इम्पॉसिबल नहीं है। ढेर सारे मित्र हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो कंपटीशन मुश्किल तो होगा ही होगा, और मुश्किल में ही तो आनंद है। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़े, तो असली संतुष्टि तो वही होती है ना बेटा। अगर इजली ये चीजें हो जाए तो फिर कहाँ संतुष्टि होती है। बहरहाल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आज एक टॉपिक पे बात करते हैं, थोड़ा आपसे चर्चा होगी। टॉपिक है बेटा मोशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। अब ये भी हम लोग एकदम छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी की जो गति है वो कैसे है। तो थोड़ा एक नए डायमेंशन से बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वी की गति है वो कैसे है, थोड़ा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। वो बहुत इनिशियल बेसिक क्लास से जब हम पढ़े हैं तो हमने पढ़ा है। हाँ, हमें अब क्वालिटेटिव उसमें ग्रोथ करनी है बेटा, जो कंपटीशन में जरूर पूछा जाएगा। सॉरी। तो एक हम लोग पढ़ते हैं बेटा दैनिक गति, यानी पृथ्वी की गति की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग 2 गति पे चर्चा करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं दैनिक गति,
बोले बेटा। और एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वार्षिक गति। बहुत ढेर सारे बच्चे हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा बात कर लूं। इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, और इसको रिवॉल्यूशन। ये दो प्रकार की गति पृथ्वी करती है। ये हम लोग इनिशियल क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में पृथ्वी की गति यही दो है या कुछ और है? पहले इस पे विचार कर लेते हैं, और फिर इसमें जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा ही रहे हैं बेटा, निरंतर पूछे जा रहे हैं, तो इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। एक्चुअल में पृथ्वी की 4 गतियां हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो। यानी पृथ्वी 2 ही प्रकार की गति नहीं कर रही है, बल्कि 4 प्रकार की गति कर रही है। वो जरा हम आपको समझाते हैं। एक तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, जिसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं, यानी अपनी एक्सिस पर ही वो घूम रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दैनिक गति या रोटेशन। और पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं वार्षिक गति, रिवॉल्यूशन। ये 2 गति तो हो गई। एक तीसरी गति यह है कि आपने पढ़ा है कि सूर्य हमारी गैलेक्सी, यानी जिस गैलेक्सी में सूर्य है, वो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो सूर्य अगर अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, तो क्या ऐसा आपने कभी महसूस किया कि सूर्य के विहीन हम लोग रहे हैं, या सूर्य चला गया है चक्कर लगाने, अवकाश लेके, छुट्टी लेके? ऐसा तो नहीं पढ़ा। तो डेफिनेटली अगर सूर्य गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी भी उसके साथ साथ चक्कर लगा रही है। लेकिन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के साथ हमेशा मोशन में है, यानी वो सूर्य का साथ नहीं छोड़ रही है। एक तीसरी गति भी हो गई। तो दैनिक गति हो गई, वार्षिक गति हो गई, और तीसरी कौन सी बेटा? जो सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है सूर्य के साथ साथ, तो तीसरी गति हो गई। और चौथी गति ये कि प्रत्येक गैलेक्सी, प्रत्येक आकाश गंगाएं दूर भाग रही हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आकाश गंगा ही दूर भाग रही है, तो उसके अंदर की वस्तुएं भी तो दूर भाग रही होंगी, तो सूर्य भी भाग रहा होगा। और सूर्य अगर दूर भाग रहा है, तो डेफिनेटली पृथ्वी भी। तो 4 गति तो दिख रही है, लेकिन अध्ययन करते समय हम लोग 2 गति को इग्नोर कर लेते हैं और सिर्फ 2 गतियों पे ही बात करते हैं। क्लियर है बेटा? तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं बेटा कि जो दैनिक गति है वो क्या है और कैसे कैसे होती है, और उसके फर्क क्या क्या पड़ते हैं। तो एक एक पे बेटा बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। जो पृथ्वी की दैनिक गति है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है? बोले बेटा। हाँ, दैनिक गति माने रोटेशन। इसकी मीनिंग क्या है बेटा? इसकी मीनिंग यह है कि अगर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की एक एक्सिस होगी बेटा। बोले। और इसी वो दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन एक एक्सिस तो है पृथ्वी की, जिस एक्सिस के परितः वह चक्कर लगाती है, घूम रही होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैनिक गति। और इसी को हम लोग दिन कहते हैं। एक चक्कर लगाने में लगी हुई अवधि को क्या कहते हैं बेटा? डे कहते हैं, दिन कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कितने देर में लगाती है? तो हमारे मित्रों का जवाब थोड़ा अलग अलग होता है बेटा। तो आज इसके डिमार्केशन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और ये भी देखेंगे कि दैनिक गति से आखिर इफेक्ट क्या क्या होते हैं, प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसकी चर्चा करनी है। तो एक मित्र ने कहा कि सर, दैनिक गति की जो अवधि है, यानी एक दिन की दैनिक गति माने अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, टाइम कितना है। तो एक चक्कर लगाने में लगे हुए समय को एक मित्र ने कहा कि सर, ये पूरे 24 घंटे हैं। एक हमारा मित्र थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, 24 घंटे नहीं, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड।
तो एक्चुअली जब हम कुछ चीजों को ज्यादा एक्यूरेट बताते हैं तो हम लोगों को लगता है कि यही सही है। तो मुझे लगता है कि ढेर सारे मित्रों को ये लगता है कि हाँ भाई 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड वाला ही सही है। वही एक मित्र ने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं सर, 24 घंटे 52 मिनट है तो बड़ी जद्दोजहद हो गई बेटा। एक बच्चा ये कह रहा है कि नहीं, दिन की अवधि पूरे 24 घंटे। एक कह रहा है कि नहीं नहीं सर, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और एक कह रहा है कि 24 घंटे 52 मिनट। तो कुछ न मामला तो गड़बड़ है बेटा। देखने का नजरिया मुझे लगता है थोड़ा अलग अलग तो जरूर है। और अगर तीनों सही है बेटा तो डेफिनेटली जो डायमेंशन है देखने का उसमें डिफरेंस होगा। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दिन की अवधि अलग अलग हो। अरे भाई, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता होगा, समय तो उतना ही लगेगा ना बेटा। फिर ये 3 तरह का डायमेंशन क्यों है, तो इसी को थोड़ा समझना है बेटा, इसी को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक्चुअल में जो दिन होते हैं, डे होते हैं ना बेटा, दिन, डे या दिन का मतलब कि एक चक्कर अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगने में लगा हुआ समय। तो कुछ ने कहा कि ये सर पूरे के पूरे 24 घंटे हैं। एक ने कहा कि नहीं सर, 23 घंटे, सॉरी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। एक ने कहा कि नहीं नहीं सर, ये 24 घंटे और 52 मिनट। तो परेशानी यह है मित्र कि एक चक्कर में लगाने वाला समय जो भी होगा वो एक ही होगा ना, 3 अलग अलग समय कैसे हो सकता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि शायद जो हम लोगों का डायमेंशन है देखने का उसमें कुछ अंतर होगा। तो बिल्कुल बेटा, मामला यही है, मैं आपको समझाता हूं। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, पहले वाले को सोलर डे, सौर दिवस। क्लियर है बेटा। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं नक्षत्र दिवस, साइडेरियल डे। नक्षत्र दिवस, और इसे हम लोग कहते हैं लूनर डे, चंद्र दिवस। तो वास्तव में जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है बेटा, उस चक्कर लगाने में कुछ मामला इधर उधर गड़बड़ तो जरूर है। इसी कारण जो दिन हम लोग अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी में, वो दिन 3 प्रकार के हैं। तो दिन की अवधि कोई पूछे कितने समय की है तो ये नहीं बताया जा सकता। उसके साथ नाम लेके पूछिए तो हम बता सकते हैं। अगर आपने कहा सोलर डे की अवधि तो बताएंगे, आपने साइडेरियल डे की अवधि पूछा तो बताएंगे, आपने लूनर डे की अवधि पूछा तो बताएंगे। लेकिन आपने डे की अवधि अगर खाली अकेले पूछ लिया तो फिर मेरे लिए तो संकट होगा, सबके लिए संकट होगा। लेकिन आम जीवन में सामान्य रूप से दिन का मतलब 24 घंटे ही मानते हैं इन जनरल। और 24 घंटे जो दिन की अवधि है उसे ज्योग्राफी में हम लोग सौर दिवस कहते हैं, सोलर डे कहते हैं। नक्षत्र दिवस है साइडल डे। इसकी अवधि होती है बेटा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा माइक्रो दिख रहा है इसलिए हम लोग को लगता है कि ये ज्यादा सही होगा। ये ज्यादा कम सही नहीं है, ये भी सही है और 24 घंटा भी सही है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि काहे तीनों दिन है और तीनों क्यों सही है बेटा, इसी पे आजकल विचार करेंगे। जैसे पृथ्वी जब वार्षिक गति करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो आपने नोटिस किया कि अपने एक्सिस पर भी घूमती, तो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और साथ में सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। इसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है। उस गड़बड़ी को जरा हम लोग समझते हैं। जैसे कल्पना करिए कि ये जो मार्कर का हेड है, ये हिस्सा, ये सूर्य के सामने है और ये दोबारा घूम के जब सूर्य के सामने आएगा तब तो एक चक्कर माना जाएगा। एक चक्कर लगाने, ये सामने है, दोबारा घूम के सूर्य के सामने वो बिंदु आ गया, एक चक्कर हो गया।
क्लियर हो रहा है बेटा? तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं दिन। तो ये जो अवधि है ये 24 घंटे की लोग बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं 24 घंटा नहीं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। तो क्या इश्यू है बेटा? ध्यान से सुनो। एक्चुअल में पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और ऐसा नहीं है कि पृथ्वी रुक के अपनी एक्सिस पे खाली चक्कर लगा रही है। क्लियर है? तो अपने एक्सिस पर रुक के वो दैनिक गति नहीं कर रही है, वो अपनी एक्सिस पे दैनिक गति भी कर रही है और सूर्य के चारों ओर बढ़ भी रही है। इससे गड़बड़ी हो जाती है। क्लियर है बेटा? अगर वो अपने स्थान पे खाली रुकी रहती सूर्य के सापेक्ष और दैनिक गति करती तब का मामला, और वो दैनिक गति करते करते सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इस मामले में अंतर है, और इसी अंतर को बेटा आपको समझना है। क्लियर है? और आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो होता यह है कि जब हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष रुकी है, वार्षिक गति नहीं कर रही है, यानी सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रही, हम मान लें, सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि पृथ्वी अपने स्थान पर रुक गई है और सिर्फ दैनिक गति कर रही है, तो एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे लगेंगे। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को रुका हुआ मान लें। इस अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सौर दिवस। लेकिन वास्तव में ऐसा तो होता नहीं कि पृथ्वी रुक के दैनिक गति करती है तो फिर सूर्य का चक्कर कब लगाएगी भाई? दोनों काम एक साथ होता है ना। तो डेफिनेटली जब सूर्य का वो चक्कर लगाती है तो इसी बीच में थोड़ा आगे बढ़ जाती है, और होता यह है कि ये बिंदु सूर्य के सामने थोड़ा पहले ही आ जाता है, ये घूमने के कारण। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि घूमने का मतलब क्या होता है। एक चीज बताइए, थोड़ा सा इसको समझिए बेटा, बहुत आसान है, बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बिंदु के चारों तरफ अगर आप एक चक्कर लगाते हैं तो आप 360 डिग्री घूमते हैं, 180 इधर से 180 इधर से, टोटल कितना बेटा? 360। और पृथ्वी का कोई बिंदु, जैसे नॉर्थ पोल है, अगर यहां से कोई बिंदु घूम रहा है तो कुल 360 डिग्री, और वो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो भी तो 360 डिग्री ही घूमती है। बोल नहीं रहे बेटा, इसको समझने की कोशिश करिए, स्पेशली जो हमारे मित्र सामने बैठे हैं वो रिस्पॉन्ड करें। तो होता यह है बेटा कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है वो भी 360 डिग्री ही घूमती है एक वर्ष में। अब इसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है थोड़ा वो समझिए। एक सामान्य वर्ष जो हम लोग 365 दिन का मानते हैं, सामान्य वर्ष, आधी वर्ष को छोड़ दीजिए, तो 365 दिन में 360 डिग्री ही तो घूमती है, एक चक्कर लगाती है 365 दिन में सूर्य के चारों ओर। अब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई कि ये 365 है और ये 360 है। अगर हम लोग का वर्ष 360 होता, मान लें 360 दिन का एक वर्ष होता, तो 360 दिन में 360 डिग्री घूम रहे हैं। कैलकुलेशन बड़ी आसानी से समझ में आ जाता कि एक दिन में 1 डिग्री, यानी एक दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1 डिग्री घूम लेती। लेकिन चूंकि ये बेटा 360 तो नहीं है ना, ये 365 है, तो एक दिन में पूरा 1 डिग्री नहीं, 1 डिग्री से थोड़ा कम घूमेगी। ये मालूम है? अगर 1 डिग्री रहता, यानी 360 दिन का हमारा वर्ष रहता, तो 360 दिन में 360 डिग्री, तो एक दिन में 1 डिग्री। लेकिन 365 है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि 360 बटा 365 ये 1 से कम आएगा, थोड़ा सा कम होगा। क्लियर है? और ये थोड़ा सा कम ही गड़बड़ कर देता है। अगर धरती 1 डिग्री अपने कक्षा में आगे बढ़ गई होती तो हम 4 मिनट घटाते, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री पर, बोले बेटा, मैंने एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लगता है, तो हम सीधे 4 मिनट घटा लेते। होता क्या है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है, तो एक अक्षांश पहले ही वो सूर्य के सामने आ जाती, और कोई बिंदु सूर्य के सामने जब आ जाएगा तो हम तो चक्कर मान लेंगे कि चक्कर हो गया।
तो 1 डिग्री पहले ही वो अक्षांश सूर्य के सामने आ जाता है, और 1 डिग्री अगर पहले आ गया तो 4 मिनट का समय बच गया। क्लियर है बेटा? और 4 मिनट का समय बच गया तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि पूरे 24 घंटे नहीं भाई, 4 मिनट कम, क्योंकि 1 डिग्री होता तब ना 4 मिनट घटाते, तो 1 डिग्री से थोड़ा कम है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट 1 डिग्री घूमी होती तब, लेकिन 1 डिग्री से कम घूमी है तो 4 मिनट नहीं घटाएंगे आप, इसीलिए हम लोग 4 सेकंड, दिस आवर, दिस मिनट, दिस इज सेकंड। ये क्लियर हुआ? अब ये दिन वो मानता है जो वास्तव में दिन होता है, यानी पृथ्वी का कोई बिंदु सूर्य के सामने दोबारा जो आता है वो 24 घंटे में नहीं आता बेटा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ही आ जाता है, क्योंकि वो धरती के चारों तरफ भी घूम रहा है, तो 1 डिग्री लगभग पहले ही वो सूर्य के सामने आ जाता है वास्तविक स्थिति से। इसलिए इसको हम लोग मानते हैं कि जब हम पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक दोनों गतियों को साथ में बोलें, तब जो दिन की अवधि होती है वो होती है बेटा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइडेरियल डे कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्लियर है? अब एक तीसरा दिन, वो भी थोड़ा देख लें। तीसरे दिन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? 24 घंटा कब होगा दिन की अवधि? जब पृथ्वी की वार्षिक गति को हम शून्य मान लें, सिर्फ दैनिक गति को दिमाग में रखें, तो 24 घंटे में ही कोई दिन दोबारा आएगा। जब दैनिक और वार्षिक गति दोनों साथ साथ होगी तो 1 डिग्री पहले ही धरती का कोई बिंदु सूर्य के सामने आ जाएगा, लगभग 1 डिग्री, इसीलिए हम लोग लगभग 4 मिनट घटाते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा, चंद्र दिवस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लूनर डे। अब जाहिर सी बात है, लूना माने चंद्रमा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? चंद्र दिवस। अब इसको जरा देखिए, ये क्या है? वास्तव में चंद्रमा जो है ना बेटा, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो थोड़ा डायग्राम से बेटा समझने की कोशिश करिए। सपोज करो यह पृथ्वी है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और यहां है चंद्रमा। मान लीजिए दिस इज नॉर्थ पोल और उसके नीचे है साउथ पोल। सपोज करें पृथ्वी का यह बिंदु चंद्रमा के ठीक सामने है, तो एक चक्कर किसको मानेंगे बेटा? यह बिंदु घूम के जब दोबारा चंद्रमा के सामने आ जाएगा तभी ना एक चक्कर कहेंगे, एक दिन कहेंगे। एक चक्कर में लगाने वाला समय ही तो दिन कहलाता है। अब जरा गौर से देखिए, इसको हम मिला देते हैं इस लाइन को, तो ये बिंदु अभी चंद्रमा के सामने है। अब 24 घंटे में वास्तव में यह बिंदु घूम के दोबारा से यहां आएगा, दिन हो जाना चाहिए। लेकिन क्या 24 घंटे में चंद्रमा अपनी ऑर्बिट पे यहीं रुका रहेगा? वो अपनी कक्षा में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ जाएगा, और हमारी शर्त है कि हमारे सामने आइए तब न दिन होगा। और मालूम चला कि ये यहां गया तब तक चंद्रमा यहां चला आया, तो सही मायने में चक्कर तो हो गया था। लेकिन जब यह बिंदु चंद्रमा के सामने आएगा तब न चक्कर माना जाएगा। बोल नहीं रहे बेटा? क्लियर हो रहा है? अब जरा इसको समझिए। लगभग 27 डेज में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, यानी 360 डिग्री घूम जाता है पृथ्वी के चारों ओर। तो एक दिन में भी चंद्रमा कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ा होगा। एक दिन माने धरती जब एक चक्कर लगाई होगी, उतनी देर में चंद्रमा अपने एक्सिस पर, सॉरी अपनी ऑर्बिट पर रुका नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाता है एक दिन में लगभग 13 डिग्री। क्लियर है बेटा? और आपने पढ़ा है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 13 देशांतर पार करने में 52 मिनट, यानी 24 घंटे में हम यहां तो चले आए बेटा, दिन हो गया। लेकिन चंद्रमा नदारत है, चंद्रमा के सामने जाने के लिए हमको यह 13 डिग्री और चलना पड़ता है, और ये हो जाता है कितना? 52 मिनट।
क्लियर है बेटा? इसलिए कहते हैं कि चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होती है, यानी पृथ्वी का कोई बिंदु चंद्रमा के सामने दोबारा 24 घंटे में नहीं आता, 24 घंटे 52 मिनट में आता है। एक बच्चा बहुत परेशान हो गया कि सर इसका क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, क्या यह पृथ्वी परीक्षा में खाली पूछा जाता है? नहीं बेटा, धरती की कुछ घटनाएं चंद्रमा से प्रभावित होती है, स्पेशली जो ज्वार भाटे वगैरह पढ़ते हैं ना आप, वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। तो चंद्र दिवस अगर नहीं पता है तो चंद्रमा से जुड़ी हुई घटना को भी नहीं समझ सकते। तो ज्वार भाटा पढ़ते समय, यानी ईव एंड टाइड्स जब हम पढ़ते हैं या टाइड्स वगैरह का अध्ययन करते हैं, तो चंद्र दिवस की बहुत जरूरत पड़ती है बेटा, उसी के बिना पे हम चीजों को पढ़ सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जो दिन है या दैनिक गति है बेटा, उसकी अवधि अलग अलग है। ये तो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, है ना बेटा? यानी शुरुआत करते ही संकट हो गया कि दिन की अवधि ही अलग अलग है। दिन की 3 अवधि है बेटा, फिर से मैं रिपीट करूं। एक को हम लोग कहते हैं सोलर डे, जो 24 घंटे का होता है। एक को हम लोग कहते हैं साइडेरियल डे, जो 24 घंटे का नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। और तीसरा क्या बेटा? चंद्र दिवस, लूनर डे, वो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। क्यों ये गड़बड़ी होती है वो मैंने भी आपको बताया। लेकिन बेटा ये कि दैनिक गति से होता क्या है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, बड़ा जरूरी है बेटा। एक बच्चे ने कहा ये तो सर हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैनिक गति से रात दिन होता है। बिल्कुल होता है, दैनिक गति से रात दिन होता है, और भी कुछ होता है। क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, हायर कंपटीशन में जा रहे हैं, तो जो और कुछ होता है वो आपको जानना है ना बेटा। दैनिक गति से रात दिन तो होता ही है, रात दिन जो बदलता है, रात होती है दिन होता है, रात होती है दिन होता है, ये दैनिक गति के कारण होता है। लेकिन और क्या होता है, इसी को थोड़ा समझिए। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी ध्रुवों पे थोड़ी चपटी हो गई, थोड़ी फ्लैट हो गई। ये जो रोटेशन है ना बेटा, यानी एक्सिस पे अपने जो घूम रही है, उसी के कारण ही पृथ्वी पोल्स पे थोड़ी फ्लैट हो गई। जब हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि पृथ्वी की जो संरचना है बेटा, वो स्फीयर जैसी नहीं है, स्फेरॉइड नहीं है धरती। उसको हम लोगों ने नाम दिया था ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को कि ऑब्लेट स्फेरॉइड, यानी वो थोड़ा सा सिंक की हुई है। ये सिंक क्यों की? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, यानी एक्सिस पे रोटेशन के कारण। अब और ये ध्रुवों पर, इक्वेटोर पे थोड़ा सा उभार भी आ गया, पोल पे थोड़ा चपटी हुई है, और ये इक्वेटोर विषुवतीय क्षेत्र में उभार आ गया। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हुआ, रोटेशन के कारण हुआ। अब एक बच्चा इसको नहीं समझ पाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि दैनिक गति से ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही हम समझाने का प्रयास करेंगे बेटा, कि दैनिक गति के कारण ही ध्रुवों पे थोड़ी सिंक हुई, और इक्वेटोरियल रीजन में विषुवतीय क्षेत्र में थोड़ा उभार आ गया धरती पे। तो बेटा थोड़ी सी इमेजिनेशन है, थोड़ी सी कल्पना है, मेरा साथ दीजिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये पृथ्वी है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी स्फेयर के शक्ल की है, पृथ्वी रिंग के शक्ल की नहीं है। बोर्ड पे हम ऐसे ही दिखा पाएंगे बेटा, ये हमारी मजबूरी है। 2 डायमेंशन में हम पृथ्वी को ऐसे ही दिखा पाएंगे, लेकिन पृथ्वी 2 डायमेंशनल डिजाइन नहीं है, पृथ्वी 3 डायमेंशनल डिजाइन है बेटा। तो थोड़ा सा एक कल्पना बेटा करनी है, हम आपको समझा लेंगे। दिस इज नॉर्थ पोल। अब हम इसको ऊपर से देखें। कहां से देखें बेटा? ऊपर से। इस तरह से जब हम पृथ्वी को देखेंगे टॉप से, तो कैसी दिखेगी, उसी को थोड़ा सा महसूस करिए। जब हम ऊपर से देखेंगे तो यहां क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल। सहमत है? यहां से देख रहे हैं। एक ने कहा ये क्या दिख रहा है? ये एक्चुअल में इक्वेटोर दिख रहा है। ये जब ऊपर से आप देखेंगे तो पृथ्वी कुछ ऐसे दिखेगी, और इसी एक्सिस पे पृथ्वी घूम रही है। क्लियर है? और आपने ये पढ़ा कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है तो उस पर एक फोर्स क्रिएट होता है बेटा।
अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की ओर ढकेलता है। जैसे जब आप किसी मोड़ पे अपनी कार से या बाइक से तेजी से घूमते हैं तो हम बाहर की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे निर्भर करता है कि आपकी जो सर्कुलर मोशन है वो कितना तेज है। वो जितना तेज होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे समझो ना बेटा, एक पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाते हैं और जैसे ही हम रस्सी को छोड़ते हैं पत्थर तेजी से बाहर की ओर भागता है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है कि हम जितना तेजी से घुमाते हैं वो उतना ही तेजी से दूर भागता है। यानी सर्कुलर मोशन जितना ही तेज होगा, बाहर की ओर जो लगने वाला बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो उतना ही तेज होगा। क्लियर है? अब जरा बताइए, ये क्या है बेटा? इक्वेटोर है, विषुवत रेखा जो ऊपर से दिख रही है, ये वाली। अब जरा मुझे बताइए, हम एक लाइन खींच देते हैं और मान लें कि ये कोई गोल घूमने वाली चीज है जिसकी एक्सिस ये है। हम कुछ बिंदु ले लेते हैं इस पे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। और 24 घंटे में मान लें कि ये एक चक्कर लग रहा है। अब मुझे बताइए कि ए बिंदु तो वापस में 24 घंटे में इतना चक्कर लगाया और बी बिंदु 24 घंटे में इतना चक्कर लगाया और सी बिंदु तो 24 घंटे में इतना चक्कर लगाया। तो आप स्वाभाविक रूप से बता दीजिए कि कौन सा बिंदु तेज चल रहा है। सी बिंदु तेज चल रहा है इन तीनों के सापेक्ष, क्योंकि इतनी दूरी इसने तय किया 24 घंटे में, इतनी दूरी इसने तय किया 24 घंटे में और इतनी दूरी इसने तय किया 24 घंटे में। तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? सी बिंदु ने। यानी इसकी चाल सबसे तेज होगी। और मैंने क्या बताया कि सर्कुलर मोशन में जिसकी चाल ज्यादा होगी वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो विषुवत रेखा पर, इस रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम लगेगा और पोल पर सबसे कम लगेगा। तो पृथ्वी जब घूम रही थी ना बेटा, तो इसका जो पोल था उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगभग 0 और इक्वेटोरियल रीजन में इस रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम हो गया तो बाहर की ओर ढकेला। क्योंकि आपने पढ़ा कि पृथ्वी प्रारंभ में ठोस थोड़ी थी, धीरे धीरे वो, आपने पढ़ा ना जेम्स जीन और जैफ्रीज का सिद्धांत कि भाई ये फिलामेंट से अलग हुआ और ठंडा होते होते, और बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। तो धीरे धीरे ये शेप हुआ। तो थोड़ा वो फॉर्मेट जब उसको रोटेशन वाली गति शुरू हुई तो वो असर होना शुरू हो गया, विषुवत रेखा पे उभार आने लगा और ध्रुवों पे वही का वही, तो थोड़ा सिंक हो गया और विषुवतीय क्षेत्र में उभार हो गया। कारण बेटा दैनिक गति। तो इस इलाके में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगा और इस इलाके में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगा, इसलिए विषुवतीय क्षेत्रों में उभार आ गया। तो क्लियर हुआ बेटा? दैनिक गति के कारण रात दिन तो होता ही होता है बेटा, लेकिन दैनिक गति के कारण पृथ्वी का शेप भी मिल गया, डिजाइन भी मिल गई। क्लियर है? तो दैनिक गति से 2 चीज हो गई। अब तीसरी चीज, दैनिक गति के कारण ही एक फोर्स क्रिएट हो गया, एक बल उत्पन्न हो गया जिसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। आगे बेटा इसकी जरूरत होगी जब हम लोग विंड पढ़ेंगे और प्रेशर बेल्ट और विंड जब पढ़ेंगे तो कोरियोलिस बल की जरूरत होगी, बिना उसके हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ध्यान रखना कोरियोलिस बल क्या है? वो दैनिक गति के कारण उत्पन्न होता है। अब डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा बेटा, जब वायुदाब पवन पढ़ाएंगे तो हम विस्तार से जाएंगे। अभी बस इतना समझना है बेटा कि पृथ्वी की दैनिक गति से कम 3 चीजें तो साफ दिख रही हैं। एक तो रात दिन का होना, एक कोरियोलिस बल के कारण घटनाएं होती हैं। बाद में आपने देखा फेरल ने बता दिया, कोरियोलिस बल के बाद फिर फेरल ने कुछ बता दिया कि पवन व समुद्री धाराएं सॉरी पवन व समुद्री धाराएं कोरियोलिस बल के कारण अपने वास्तविक मार्ग पर नहीं चल पाती। किसके कारण बेटा? कोरियोलिस बल के कारण। वही बल जो दैनिक गति से उत्पन्न होता है
अपने वास्तविक मार्ग पर नहीं चल पाती, वरन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने मार्ग से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। सरल ने कहा, लेकिन ये बताया कि किस कारण से? तो कहा कोरियोलिस बल के कारण। तो कोरियोलिस बल का स्रोत क्या है बेटा? पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो घूमती है, उसी से एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, इसको नाम दिया गया क्या बेटा? कोरियोलिस फोर्स। नाम है वैज्ञानिक का, उन्हीं के नाम पे कहा गया। तो फिर से सुने बेटा, पृथ्वी की दैनिक गति से 3 घटनाएं। क्या बेटा? रात दिन का होना, पृथ्वी का ध्रुवों पे चपटी हो जाना, विषुवतीय क्षेत्र में भार हो जाना, और साथ में क्या बेटा? कोरियोलिस बल का उत्पन्न हो जाना। क्लियर है? अब आते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। तो आपने पढ़ा है, बड़ा टॉपिक है बेटा, तो थोड़ा इत्मीनान से बात करेंगे। पृथ्वी की जो वार्षिक गति है, मतलब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बोले तो पृथ्वी सूर्य की जो चारों ओर घूमती है, उसी को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। 300 सामान्य रूप से हम लोग मानते हैं कि सामान्य जो वर्ष होता है 365 दिन का, तो मान ले 365, कोई हर्जा नहीं है। 365 दिन में सूर्य की एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। क्लियर है बेटा? अब वार्षिक गति से क्या होता है? बड़ा टॉपिक है बेटा, विस्तार से समझना होगा, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, लेकिन आज मैं शुरुआत कर दे रहा हूं बेटा, और कल के लेक्चर में हम इसको विस्तार से आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लें कि जो वार्षिक गति होती है, रिवॉल्यूशन मोशन होता है, उससे क्या होता है बेटा? उससे रात दिन की अवधि में अंतर आता है। रात दिन तो दैनिक गति के कारण होता है, लेकिन आप देखते हैं कि रात और दिन की अवधियां हमेशा बराबर नहीं होती। तो रात दिन की अवधि का जो अंतर आता है, वो वार्षिक गति से होता है। हम विस्तार से बेटा डायग्राम से आपको सब कुछ समझाएंगे, धैर्य रखिए, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं। दूसरा, वार्षिक गति से ऋतुएं बदलती हैं, सीजन बदलता है। अगर पृथ्वी अपनी वार्षिक गति नहीं करती और अपनी एक्सिस पर खाली चक्कर लगाती, वार्षिक गति नहीं कर रही होती, तो ध्यान रखना, ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जहां जैसी ऋतु होती, वहां वर्ष भर वैसी ही होती। लेकिन आप देख रहे हैं कि कभी शीतकाल, कभी ग्रीष्मकाल, कभी फलाना काल, ये सब जो परिवर्तन होता है, वो किसके कारण बेटा? जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, या जिसको हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? ये आपको समझाना पड़ेगा। वार्षिक गति के कारण सूर्य की वर्टिकल रेज का जो इंसिडेंस एंगल है, आपतन कोण है, वो बदलता है। कभी कहीं वर्टिकल पड़ती है, कभी कहीं वर्टिकल पड़ती है। ऐसा सिर्फ वार्षिक गति के कारण होता है। तो 3 चीजें समझ में आई बेटा कि वार्षिक गति से, यानी जो रिवॉल्यूशन मोशन है, उससे क्या होता है? रात दिन की अवधि में अंतर, सीजन में परिवर्तन, और सूर्य की जो रेज आती है, उसकी वर्टिकल रेज में चेंज आता है। कभी कहीं वर्टिकल होती है, कभी कहीं वर्टिकल होती है। क्लियर है बेटा? ये समझना। अब सबसे मजेदार बात है कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसकी खुद की एक्सिस है ना बेटा, जिसपे वो दैनिक गति करती है, वो एक्सिस सीधा नहीं है। जैसे मैंने अभी सीधा दिखाया है, वर्टिकल, वो वर्टिकल नहीं है, थोड़ा इंक्लाइंड है, थोड़ी सी पृथ्वी की एक्सिस झुकी हुई। और जब हम ये कहते हैं कि पृथ्वी की एक्सिस सीधी नहीं है, थोड़ी इंक्लाइंड है, तो हमारे मित्र बड़े उत्साहित हो जाते हैं। वो तुरंत जवाब देते हैं कि 23.5 डिग्री। तो एक्सिस की डिग्री कैसे बता दिया आपने? एक्सिस तो एक रेखा है ना। आप मुझे बताइए कि जैसे ये पृथ्वी है बेटा, इसकी एक्सिस मान लो ऐसे झुकी हुई है, सपोज करो। एक रेखा का एंगल इस धरती पे कौन बता देता है? ये रेखा कितने अंश का कोण बना रही है, ये कौन बता देगा? ये आप बता देते। 23.5 डिग्री। हमारा मित्र मुस्कुरा रहा है। 23.5 अंश। जहां तक मैंने पढ़ा है बेटा, किसी कोण को बनाने के लिए, बताने के लिए कम से कम 2 रेखाओं की आवश्यकता तो होती ही है। और आप इतने महान हैं कि पृथ्वी की इस एक्सिस को आपने तुरंत बता दिया कि 23.5 अंश, 23.5 डिग्री।
अब मुझे ये बताइए कि 23.5 अंश जो आपने नापा वो किधर से नापा? वो आपने इधर से नापा या आपने इधर से नापा? देखने का कि इधर ही से नापा। ठीक है, इधर से 23.5 दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं बेटा, आपने इधर से नहीं नापा। आपने जो याद किया है और परीक्षा में गलत करके आते हैं, जब वो पूछ लेता है कि पृथ्वी के एक्सिस अपने वर्टिकल से कितने डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी के एक्सिस अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितनी झुकी हुई है, और आपकी बीमारी यह है कि हर बार आप 23.5 बोलेंगे और गलत हो जाएंगे। यहां से बेटा 23.5 डिग्री है, और यहां से 23.5 थोड़ा ही है, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, और इसमें से 23.5 निकाल लोगे तो ये बचेगा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री हो रही है गड़बड़ ना? और जब भी कोई ये पूछे कि पृथ्वी की एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना है, तो ये गलत प्रश्न है। पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव कहां से, जब तक ये नहीं आप पूछोगे तब तक आप जवाब कैसे देंगे? पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव अगर आपने 23.5 कहा तो ये ऑर्बिटल प्लेन के वर्टिकल से है, और नहीं तो ऑर्बिटल प्लेन से जो पृथ्वी की एक्सिस का झुकाव है वो 66.5 डिग्री है बेटा, और यही शहीद कर देंगे परीक्षा में आपको। और आप 23 करके आओगे और विकल्प मिल जाएगा, और आप घर पे आके जोड़ोगे कि एक मेरा पक्का सही है, वो आपका पक्का गलत हो गया। ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो कल हम बेटा विस्तार से आपको समझाते हैं कि ये सब कैसे है, क्या है, बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे बेटा, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, वर्टिकल रेज हैं, वो कैसे विचलित होती हैं, काहे विचलित होती हैं, ऋतुएं क्यों बदल जाती हैं। और आप पढ़ते हैं ना कि वर्ष भर में कुछ संक्रांतियां होती हैं, सोलस्टिस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना बेटा कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति। अरे नाम पढ़ते हैं, समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस, ये सब क्या है, क्यों होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है धरती पर, क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ता है। तारीखें तो कहीं से याद कर लेंगे, लेकिन इंपैक्ट बेटा समझना है हम लोगों को, है ना बेटा। इक्विनॉक्स क्या होते हैं, ये पूरा डायग्राम जब तक डिटेल में नहीं, सब सारी कहानी की जड़ बेटा यही है। तो आज बेटा हम यही समाप्त करते हैं, और कल हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक सूचना के साथ। देखो बेटा, सबसे जरूरी है कि आपको हम क्लासेस निःशुल्क दे रहे हैं। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि अपने मित्रों से हम बात करें, चूंकि ऑफलाइन में भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, तो सबसे बात हो, मेरी बात आप तक भी पहुंचे। आप ऑलरेडी बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, मुझे पता है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आपके असीम ज्ञान में मैं कुछ बढ़ोतरी कर सकूं, आपके नॉलेज में हम कुछ बढ़ोतरी कर सकें। यही हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और परीक्षाओं में अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मेरी वजह से मिल जाए तो बहुत बड़ी संतुष्टि है बेटा। ठीक है, बस मेरी एक गुजारिश है बेटा कि सब कुछ हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं, इसको आप ढेर सारे मित्रों तक आप फैलाइए। ये आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, ढेर सारे मित्रों तक फैलाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करिए, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। और अगर छूट जाता है और आप ऐसे पढ़ना चाहते हो ज्योग्राफी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैंने क्रम से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आज का जो है बेटा वो लेक्चर 7 है, तो इसको मैं बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। वहां से जब चाहे तब जाके आप देखिएगा, और एक दस्तूर है तो उसका पालन मैं भी कर रहा हूं कि मेरा चैनल पे जब जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का नाम मैं कई दफा बोल चुका हूं, आर्या कैरियर पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, उस चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए। अभी मैंने शुरुआत किया है बेटा, ये सब ख्याल मेरे मन में बाद में आया, लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि सालों आपका साथ देंगे, और जिस विषय पे हमारी समझ है उन उन सारे विषयों पे आपसे हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद बेटा।